पढ़ें? सो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों कहा गया? बिकॉज वॉट एवर was the first law of inertia given by Galileo Galilei was later on considered as Newton's first law of motion। समझ में आ गई बात कि नहीं? उन्होंने बताया था इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, तो इन्होंने कह दिया इन प्रेजेंस ऑफ बैलेंस फोर्स। इतना फर्क आया, और इतना बोलने की वजह से वो लॉ क्या बन गया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया इज which was given by Galileo Galilei is called Newton's first law of motion। न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मोमेंटम का। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, न्यूटन का ही था। इट इज अमाउंट ऑफ मोशन contained in a body। So amount of motion contained in a body, इस चीज को कहते हैं मोमेंटम, represented by p वेक्टर। ये p वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एंड p वेक्टर इट इज दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी m तो स्केलर है, तो स्केलर टाइम्स v वेक्टर। सो ये चीज हो गई। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन इज, ये वेक्टर क्वांटिटी तो है ही है, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और इसकी यूनिट क्या हुई? इट्स यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। ये बात हो गई। अब देखो अमाउंट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? इट इज प्रोडक्ट ऑफ, मेन डेफिनेशन तो यही है, मास एंड वेलोसिटी। जैसे कि अगर किसी चीज में कोई बुलेट है और ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, तो इसके पास बहुत है, 20 ग्राम की ही है, तो इसके पास इट हैज़ लार्ज मोमेंटम ड्यू टू इट्स स्पीड। मास कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा है, तो इसके पास बहुत मोमेंटम है। सो लार्ज मोमेंटम ड्यू टू स्पीड। खैर वो हम निकाल सकते हैं कितना होगा, इसे केजी में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो मीटर से। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है, तो ट्रक अगर जा रहा है तो ट्रक में भी मोमेंटम होगा। वो जबकि 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा रहा है, फिर भी लार्ज मोमेंटम ड्यू टू किसकी वजह से? मास की वजह से। और अगर 2000 पाउंड की एक मिसाइल जा रही है और उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, 500 मीटर पर सेकेंड, तो ये उससे एग्जॉस्ट निकल रहा है, ये मिसाइल आगे बढ़ रही है, तो ये 2000 पाउंड ले लो या केजी की ले लीजिए, और ये जा रही है, तो इसके पास वेरी लार्ज मोमेंटम, क्योंकि क्या इसका मास भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है। मोमेंटम ड्यू टू लार्ज मास एंड वेलोसिटी। तो ये बात हमने देखी। खैर मोमेंटम कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस केस में ये mv, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2000, और 500 मीटर पर सेकंड से ये आगे जा रहा है, तो 500 इट इज़ 2 5 या 10, तो 1 लिख के और 10 टू द पावर 6 kg मीटर पर सेकंड। और ये है चूँकि राइट हैंड साइड में जा रहा है,
तो टूवर्ड्स नॉर्थ लिख लो तो वेक्टर सस्टेन रहेगा, टूवर्ड्स ईस्ट तो इट इज़ kg मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, ये चीज़ है। अब दो बच्चे हैं, एक ये इसको फोर्स लगाता है, एक बच्चे ने फोर्स लगाया और उसने इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर ये 2 kg का ही था, 2 kg का था और इसकी स्पीड इसने 10 मीटर पर सेकंड कर दी। ऐसा इसने फोर्स तो कंटिन्यूसली लगाता ही रहा, ये तो फोर्स लगाता रहा और 4 सेकंड में इसने ऐसा कर दिखाया है। जबकि दूसरे बच्चे ने फोर्स लगाया और उसने भी इसकी स्पीड बढ़ाकर उतनी ही कर दी। पहले ये 2 मीटर पर सेकंड था, फिर इसने 10 मीटर पर सेकंड कर लिया। सो जो बी फोर्स लगाया इसने ए फोर्स लगाया और बी व्यक्ति ने बी फोर्स लगाया और इसने भी इसी चीज़ की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कर दी, लेकिन ये 8 सेकंड में ऐसा कर पाया। ये जल्दी कर पाया, देर में कर पाया। तो हम ए केस में देखेंगे कि फॉर ए चेंज इन मोमेंटम क्या रहा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, क्या, हाँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज एम वी माइनस एम यू। यदि एम कॉमन ले लिया जाए तो वी माइनस यू। तो मास कितना है, मास है 2 किलो का और इसकी स्पीड में कितना अंतर आ रहा है, तो दैट इज 10 माइनस 2। सो इट इज़ 2 इंटू 10 माइनस 2 कितना हो गया, 2 इंटू 10 माइनस 2 इतने का अंतर आया है। ठीक है, तो अब 2 इंटू 8 दैट इज 16 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा 4 सेकेंड में आया है। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो इट इज डेल्टा पी बाई टी। सो डेल्टा पी बाई टी क्या हो गया, दैट इज एम वी माइनस यू। जैसा कि हमने ऊपर चेंज इन मोमेंटम किया, टी नीचे लिख लो। तो वास्तव में ऊपर कितना आ गया, क्या 16 आ गया, तो ये 4 आ गया और लेकिन टी नीचे है, ऊपर का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड है, तो क्या आ जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। और ये यही फोर्स की भी यूनिट होती है। वास्तव में चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड को फोर्स कहते हैं, ये न्यूटन ने बताया। तो इसका मतलब है कि इसने पर सेकंड में इतना न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, फॉर बी चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, क्या दोनों ने चेंज इन मोमेंटम सेम किया था, सो इस केस में क्या होगा कि एम वी माइनस यू तो बदला नहीं, लेकिन टी बदल गया है। तो 2 इंटू 10 माइनस 2 अपॉन 8, तो ऊपर आ गया 2 इंटू 8 16/8, तो ये चीज़ हो गई 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे 2 न्यूटन भी कहा जा सकता है, जबकि इसे 4 न्यूटन कहा गया है। सो इन केस ऑफ ए लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, so in case of a large force is exerted, अगर कोई पहलवान किसी चीज़ पे फोर्स लगाए तो क्या उसकी स्पीड को जल्दी जल्दी बढ़ाता चला जाएगा, और एक वीक आदमी लगाए तो क्या धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि दैट इज अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। बोलो बात सही है भाई, आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि उसमें ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर बताया गया कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है,
ठीक है, पेज नंबर 94 में दिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब टाइम रेट होता है और ग्रेडियंट का मतलब है कि डिस्टेंस के हिसाब से कितना बदल रहा है। जैसे तुम जयपुर से दिल्ली जा रही हो या जोधपुर से, तो जैसे जैसे चिकनी सड़क आती जा रही तुम्हारी ट्रक की या कार की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे केस में अगर डिस्टेंट रेट है कि पर मीटर में कितना बदला तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट, और पर सेकंड में कितना बदला तो उसे क्या कहते हैं, टाइम रेट। तो ये टाइम रेट है, समझ में आया। सो कोई भी चीज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ, कभी भी मान लीजिए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है तो इसे कहेंगे ग्रेडियंट। बात समझ में आई, कितना ग्रेडियंट होता है। तो ये ग्रेडियंट किसकी हुई, क्या वेलोसिटी में चेंज है, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है तब क्या कहेंगे, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और कुछ लोग इसे टाइम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। क्या समझ में आ गई, इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन भी इसी को कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर डिस्टेंस बदलती जा रही तो भी वेलोसिटी बदल सकती है। हो सकता है आगे बढ़ने पर कैसी सड़क आ रही है कैसा है, तो कुछ भी हो सकता है। या कोई चीज़ स्लोप में है तो डिस्टेंस के बदलने पे कितना बदल रहा है, एक्सीलरेट तो होगी ना ग्रेविटी की वजह से। तो डिस्टेंस के बदलने पे कैसे बदली, कोई चीज़ स्लोप में है तो होगी कि नहीं होगी, बढ़ती नहीं जाएगी वेलोसिटी। ऑडिबल है कि नहीं, कुछ रिस्पॉन्स। हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction in which force act and it takes place in the direction in which force acts। तो हम ये देखेंगे ये क्या है, किसमें होता है, in which force acts, यानी चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिधर फोर्स एक्ट कर रहा है, और ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा पर सेकेंड अगर ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका यही मतलब हुआ ना, rate of change of momentum is directly proportional to applied force। So if more force is acting on an object then its momentum per second changes more। बोलो बात है समझ में, अभी करके दिखाया था ऊपर कि नहीं, कि जिसमें 8 मतलब ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम है। तो न्यूटन ने इस बात को इस तरीके से बताया कि इफ इसका प्रूफ, if F force is applied on a body of mass m है and moving with तो इसमें कुछ ना वेलोसिटी है with v वेलोसिटी and after t time इट्स वेलोसिटी बिकम्स, जैसा बुक में दिया है वैसा ही कर रहे हैं वरना यूवी भी ले सकते थे। इट्स वेलोसिटी बिकम्स v प्लस डेल्टा वी। अब बुक में ऐसा दिया है तो मुझे ऐसा लेना पड़ रहा है, जो दिया है वही लेंगे। ठीक है, समझ में तो आ गई ना बात, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई टी, ऐसा कह रहा है, डेल्टा टी भी लगा दिया, डेल्टा टी टाइम लिखो। तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। वरना होना चाहिए ये क्या है, कॉज है, ये इफेक्ट है। तो
यानी इफ मोर फोर्स इज अप्लाइड देन मोर चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस, है बात कि नहीं? ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा, है बात यही? ठीक है ना। अब देखो कि जब इसमें ज़्यादा चेंज होगा ना, फिर डेल्टा पी को क्या कहेंगे? और इन्होंने इसे क्या कह दिया? एफ इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये नाउ एफ इज इक्वल्स टू के, डेल्टा पी को क्या कहेंगे? एम, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी प्लस डेल्टा वी, और माइनस एम वी, और अपॉन डेल्टा टी। तो इससे वी और वी कट गया ना, मतलब एम वी कट गया, तो क्या बचा? के एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है? क्या ए होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? क्या ए होता है? तो फोर्स क्या हो गया? ये यहां तक ठीक है? बोलो। क्योंकि डेल्टा पी की जगह मैंने पी फाइनल माइनस पी इनिशियल किया, इसको काट के ये लिख दिया, ये होता है। अब न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, इन्हीं को न्यूटन 1 न्यूटन डिफाइन करना था, यूनिट भी इन्होंने फोर्स की न्यूटन ही ले ली थी। तो इस वजह से ये जो एफ है इज इक्वल्स टू एम ए कह दिया गया, वेयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाज टेकन एज यूनिटी, तो इसे 1 ले लिया गया। तो अब यहाँ पर इट इज़ ए केस ऑफ एवरेज फोर्स। अगर मान लो वेलोसिटी में एवरेज चेंज आ रहा है तो हम एवरेज फोर्स लेंगे, लेकिन इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस फोर्स, अगर आप फोर्स 10 सेकंड तक अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एक जैसा तो नहीं अप्लाई करोगे, थक भी जाओगे। आधे आधे घंटे किसी पे ले जा रहा है कुली तुम्हारा सामान, तो एक जैसे ले जाएगा कि बीच में कम ज़्यादा हो जाएगा फोर्स? तो फोर्स एक जैसा तो अप्लाई नहीं किया जा सकता ना। आप कहो कि हमने तो आधे घंटे का निकाला है और आधे घंटे एक जैसा फोर्स, ऐसा हो सकता है? कि कोई ह्यूमन या कोई भी मशीन है, मशीन ही गर्म हो जाती है, तो मशीन का परफॉर्मेंस एक जैसा रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा ना। अगर मशीन अगर गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाती है थोड़ी देर में, तो उसमें तेल डालना पड़ता है, कभी ग्रीस और बंद भी हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक जैसा तो परफॉर्मेंस नहीं रहता मशीन का। अब जरा देखो कि इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस फोर्स, सो इंस्टेंटेनियस फोर्स के केस में क्या हो जाएगा? यहीं पे आ जाओ कि दैट इज कि एफ इज इक्वल्स टू, के तो हटा दिया, सो एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इसे क्या ले लो? डेल्टा टी टेंस टू जीरो, सो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अच्छा यहाँ लिख लो लिमिट, और ये जो ए लिखा ये एवरेज लिख लो, क्योंकि ये तो एक बहुत वैसा ही है ना, एक बड़े टाइम इंटरवल में है, तो ये एक्स एवरेज है ना। भले ही मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ हो, ये यही तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ है। अब देखो हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और एम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो लिमिट है तो जो कांस्टेंट चीज़ है क्या वो लिमिट के बाहर आ जाएगी? ये क्या है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट है कि जो भी कांस्टेंट चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। अगर लिमिट है तो डिस्ट्रीब्यूट भी होती है, लीनियरली भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, कोशेंट में भी ऊपर नीचे जा सकती है, मल्टीप्लाई है तो हर एक में लग सकती है। ये सब क्या है? ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हैं कि नहीं? इन चीज़ों के बारे में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मैथमेटिक्स में फिर से पढ़ेंगे। फिर भी मैंने आपको बताया कि लिमिट के केस में स्केलर बाहर आ जाता है, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। अब देखो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो इसको मैंने अंदर ले लिया, लेकिन ये चीज़ क्या कहलाएगी? क्या ये डी पी बाई डी टी कहलाएगी? दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कहलाएगा बताओ? डी पी बाई डी टी क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल
differential coefficient of मोमेंटम, या इसका दूसरा नाम क्या होगा? क्या डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t, बताओ। t, ये चीज है। तो ये क्या होगी बताओ? मास निकाल लिया था तो गलत कर दिया। देखो मास निकालने के बाद भी मैं डेल्टा p लिख रहा हूँ, आप बताती नहीं हो कि v लिख दो, फिर गलत हो जाएगा। बता दिया करो, मास तो अलग कर लिया है ना, बोलो कि नहीं? हाँ ये हाँ तो बता दिया करो ना। तो अब dv बाई dt क्या होगा? तो अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया कि नहीं? तो ये हो गया। तो ये हमने डेरिवेटिव फॉर्म में निकाल लिए dv बाई dt, दैट इज दिस इज नोन एज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, तो इट इज मैथमेटिकल फॉर्म, इट इज मैथमेटिकल फॉर्म of second law of motion, where A depicts instantaneous acceleration, जहां ये त्वरित त्वरण कहलाएगा, अच्छा अब देखो कि यूनिट ऑफ f इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और n और न्यूटन। न्यूटन में n कैपिटल ना लिखना, किसी साइंटिस्ट का नाम बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि रद्दी में बिक जाएगा तो उसका इंसल्ट होता है। तो ऐसा माना जाता है कन्वेंशनली कि बड़ा नहीं लिखा जाएगा। अब देखो तो 1 न्यूटन क्या हो गया? So if an object of unit mass is accelerated with 1 meter per second square, then the applied force on it is 1 Newton. Repeat करो। रिपीट, डिले मत किया करो। हाँ हाँ, if unit mass is accelerating by unity, unity का मतलब यही सब ऐसा ही सिस्टम है, then the force acting, net force भी लिख सकती हो, acting on it is 1 न्यूटन। ये चीज हो गई। अब कोई भी फोर्स होगा तो उस फोर्स के 3 कंपोनेंट होंगे। अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रही हो, ये थोड़ी कहोगे कि हम एक्स एक्सिस पर ही लगाएंगे, जहां से मर्जी वहां से कोई धक्का दे दे, ये कहेगा कि हम एक्सिस पे देंगे। कोई इधर धक्का दे सकता है, कोई उधर धक्का दे सकता है, कहीं भी धक्का दे दो तो उसके 3 रेफरेंस एक्सिस में 3 कंपोनेंट होंगे कि नहीं? प्लस एफ जेड के, यानी कहने का मतलब है कि फोर्स कैन बी अप्लाइड इन स्पेस इन एनी डायरेक्शन, हाउएवर इट कैन ऑलवेज बी रिजॉल्व इन 3 कंपोनेंट्स। यदि ये इस पर एक फोर्स लगाया गया है और हम ये कह दें कि ये अगर एक्स एक्सिस है, तो यानी अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इसके पीछे की ओर दूसरी ओर एक्स से वाई गए तो जेड बन गया, है ना, राइट हैंड से। अच्छा, ये फोर्स है तो क्या फोर्स का इधर कंपोनेंट निकाल सकती हो? निकाला जा सकता है। हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस से जो इसकी बनती है एफ कॉस अल्फा बनती है कि नहीं, और इससे कितनी बनती है? इससे बीटा होता है तो क्या क्या बनता है, और इससे जेड से क्या बनती है? गामा। तो क्या हो जाएगा? एफ
कॉस गामा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, एफ कॉस अल्फा, एफ वाई क्या है, जितना एंगल वो फोर्स इन सबसे बना रहा है उस तरीके से उसको हम बांट सकते हैं। तो हमने इसके स्केलर कंपोनेंट्स ही लिए हैं। अगर हम वेक्टर लगा दें, इस पे आई कैप लगा दें, तो क्या वेक्टर कंपोनेंट ना हो जाए? सिर्फ अगर एफ एक्स का होगी तो क्या स्केलर कंपोनेंट माना जाएगा, और आई के साथ बोलोगी तो क्या वेक्टर कंपोनेंट है? समझो जरा, इसे बोलोगी तो स्केलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और आई के साथ बोलोगी तब क्या बोलोगी? अलोंग एक्सिस। समझ में आई बात? और फिर फर्दर एफ को भी क्या लिखा जा सकता है? क्या एफ कॉस अल्फा, एफ वाई को क्या लिखा जा सकता है? क्या एफ कॉस बीटा, एंड एफ जेड क्या है? क्या एफ कॉस गामा? आर दीज द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर अलोंग थ्री रेफरेंस एक्सिस आर देयर स्केलर कंपोनेंट्स अलोंग दीज रेफरेंस एक्सिस। रिपीट करो। बताओ बताओ। अच्छी बात है, चलो मैं एक बार और बताता हूँ, थोड़ा टंग ट्विस्टिंग है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब उसकी छाया या उसका कंपोनेंट। समझ में आई बात कि नहीं? किसी पे टार्च की रोशनी डालो तो जो छाया बनती है, यानी उसका जो भी इफेक्ट है। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? इफेक्ट या कंपोनेंट। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? कंपोनेंट बोल दो, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, वैसे तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, अलोंग थ्री रेफरेंस एक्सिस, is called their scalar components along those axes if taken without their unit vectors, यानी उनके यूनिट वेक्टर के बिना लिया जाए तो। वरना एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू थ्री कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग रेफरेंस एक्सिस। ये मैंने कंपोनेंट वेक्टर्स बना लिए क्योंकि उसी को तो रिजॉल्व किया है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि द कोसाइन कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग रेफरेंस एक्सिस इज देयर प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या ये नहीं कह सकते? What is projection vector? Cosine vector, ठीक है, cosine of vector along reference axis, है ना? बोलो। Is there projection vector? अगर कोई पूछे प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है तो कोसाइन लेना, फिर कह देना देयर इफेक्ट भी बोल सकती हो। इस प्रोजेक्शन cosine of vector along reference axis is their projection, ये हो गया along that reference axis। अच्छा, any vectors that is force vector always can be resolved along reference axis। These are called, ये जो भी चीज है इनको क्या कहते हैं? वेक्टर कंपोनेंट्स along reference axis। फिर से देखो कि f वेक्टर को क्या कहा जा सकता है? एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे और प्लस एफ जेड के।
तो ये और ये तीनों क्या कहलाएंगे? क्या वेक्टर कंपोनेंट्स? हाँ, along एक्सिसेस। एक्सिस का होता है एक्सेस, प्लूरल जानती हो एक्सिस का? एक्सेस। अच्छा, ये तीनों क्या कहलाएंगे? सिर्फ इतने इतने बताओ। कंपोनेंट along एक्सेस। चलो, इतनी बात हमने आपको समझा दी। फर्दर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड को भी एफ कॉस अल्फा एफ कॉस बीटा और एफ कॉस गामा लिखा जा सकता है। आगे देखो, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एफ एक्स होगा, क्या वो डी पी एक्स बाई डी टी होगा? यानी, और एम भी होगा, एम पहले लगा दो, तो इट इज फिर पी एक्स ना लिखो, डी पी एक्स बाई डी टी। अब इसमें से एम निकालो, एम बाहर निकालो, तो फिर क्या होगा कि डी वी एक्स बाई डी टी। डी पी एक्स का क्या मतलब है? चेंज इन मोमेंटम। मास बाहर निकाल लिया तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो जाएगा? बोलो। कि फिर से बता दें? समझ में आ गई बात? मास निकाल लिया तो डी वी एक्स हो गया, डेल्टा वी तो डी वी बना है कि नहीं? क्लियर है? एफ वाई, तो इसको लिखो डी पी वाई बाई डी टी। बुक में दिया है, इक्वेशन 5.6 देख लो। डी टी, तो इसे क्या कह सकते हैं? एम ए वाई। और एफ वाई को क्या कह सकते हैं? ए जेड। तो इस तरीके से कोई भी जो फोर्स है उसको हमने क्या कहा? क्या एम ए कहा? और ए को क्या कह दिया? क्या ए एक्स आई? ए एक्स पे तो वेक्टर खैर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी कंपोनेंट ही लिए हैं। आई आई लिखते तो यहाँ भी आई लिख देते। आई तो नहीं लिया ना आई जे के, ना इधर लिखा ना इधर, कंपोनेंट ही तो लिए, स्केलर कंपोनेंट नहीं लिए। ये सब क्या है? देखो, बुक भी स्केलर ही तो ले रही है, तो हमने भी लिए। और ये किसके स्केलर कंपोनेंट है? ये भी फोर्स कही है क्योंकि एम से मल्टीप्लाइड है। तो अब ये एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए को क्या लिखा जा सकता है? क्या ए एक्स आई ए वाई जे और प्लस ए जेड के लिखा जा सकता है? बताओ। एक्सीलरेशन आल्सो कैन बी स्प्लिट इनटू 3 रेफरेंस एक्सिस इन 3 डायमेंशनल। अगर 3 डायमेंशनल लेते हैं, यहाँ लेने की जरूरत पड़ सकती है 3 डायमेंशन, क्योंकि फोर्स तो कहीं भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक किसी डायरेक्शन में लगे, तो ऐसा होगा। अब जरा देखो कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ए सिंगल पार्टिकल। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो पॉइंट मास है। हम इसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में चैप्टर 6 में करेंगे, अभी हम 5 में हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वो पॉइंट मास और सिंगल पार्टिकल के लिए। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट मास of a particle पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज का ही है, पार्टिकल की अपनी कोई डायमेंशन नहीं है, पॉइंट साइज है। अच्छा, एनी इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम आर नॉट इंक्लूडेड इन एफ, क्योंकि जो एनी इंटरनल फोर्स है उसका टोटल सम क्या होगा? भले ही वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अगर मैं सिस्टम से बाहर से देखूं तो वो क्या होगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मान लो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स क्या होगा इस पूरी बॉडी पे? मान लो इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, अभी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट वांडर वाल फोर्स ही ले लो, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस दीवार पर या इस सिस्टम पर? 0 हो जाएगा। एक आदमी किसी गत्ते को, पेपर को उधर से धक्का दे इधर से, तो पेपर कहीं जाएगा क्या? वो कागज कहीं चला जाएगा? वो टेबल कहीं चली जाएगी? ये टेबल कहीं चली जाएगी? दो फोर्स आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं,
तो उनके नीचे की जो जमीन है वो तो नहीं खिसक जाएगी ना, या उनके नीचे लकड़ी का तख्ता रख दो वो तो नहीं खिसक जाएगा ना, क्योंकि वो तो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। बोलो, तो ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, चाहे वो वांडरवाल फोर्स हो चाहे और कोई भी फोर्स हो, यदि अर्थ और मून के बीच में भी फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स से वो अर्थ और मून का पेयर कहीं नहीं चला जाएगा। समझ में आई बात? एक मिनट, इतनी बात तो समझ में आ गई ना। और इसके अलावा सोलर सिस्टम भी कहीं नहीं चला जाएगा, है ना, सोलर सिस्टम भी तो कहीं नहीं जा सकता। तो पेज नंबर 95 में आगे क्या लिखा है कि दिस इज, ये जो फोर्स है, हियर F इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन m mass and A is the net acceleration produced on that mass. It does not include any internal pair of action reaction forces. बोलो बात सही है? हियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आगे बहुत अभी डीप फैब्रिकेशन होगा, ये लिख लेता हूं। हियर एफ इज क्या है बताइए? नेट एक्सटर्नल फोर्स है, बोलिए। फोर्स एक्टिंग, बोल्ड लेटर में लिखा है आपकी बुक में 95 पेज में, एक्टिंग ऑन, ठीक है, एम मास ऑफ पॉइंट साइज, पॉइंट साइज तो लिख ही दिया है, एम मास, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस। एग्जाम्पल है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, लाइक वांडरवाल फोर्स, एक ने दूसरे को जिससे किया वैसे उसने किया, वांडर वॉल्स फोर्स, तो वो उस तरीके से नहीं है। ये नहीं कि दो लोग आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं तो जमीन वहाँ से वहाँ चली जाए, या मूवेबल भी प्लैंक है तो भी नहीं चलेगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। अगर नाव में बैठे आदमी क्या नाव को बहा के ले जा सकते हैं कि पटना से यूपी? बोलो, चप्पू तो चाहिए कि नहीं चलाने के लिए? तो इसलिए इंटरनल फोर्सेस से कुछ नहीं हो सकता है। दे विल बी कैंसल्ड इन टोटो, वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, उनका कुछ वो नहीं है, भले ही इंडिविजुअल बॉडी पे ना होते हो, लेकिन पूरे सिस्टम के लिए तो वो जीरो ही हुए, पेयर वाइज कैंसिल नहीं हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? जैसे मान लो अगर यही देख लो, बहुत सारे पेयर हैं, ये है और ये है, तो इस सेंटर को ये इधर से धक्का दे और इस सेंटर को ये इधर से धक्का दे, और एक ये फोर्स है, वो एक आदमी यहाँ से इस सेंटर को इधर से धक्का दे, चार आदमी खड़े बड़े ताकतवर, तो क्या ये पूरा सर्कल कहीं चल लेगा? कुछ नहीं चलेगा, इनके सब धक्के बेकार हो जाएंगे, सब पेयर वाइज कैंसिल हो जाते हैं, तो वही चीज है। सो दीज आर कैंसल्ड पेयर वाइज। अब जरा देखो कि एक वीडियो दिया है कि मान लीजिए एक्सिलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स एट दैट इंस्टेंट। ये कोई लैगिंग नहीं है कि पिछले सेकंड कितना उस पर फोर्स लगा था तो अब एक्सिलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटली डिफाइंड। 5.5 देखिए कि अगर मान लीजिए ट्रेन के कंपार्टमेंट में किसी ने कोई एक सामान फेंक दिया बाहर, एक आपने चाय का प्याला फेंक दिया, तो दिस गर्ल इज नाउ थ्रोइंग, तो इसने क्या किया कि एक कोई कप फेंक दिया या इस ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट को जब इसने ट्रेन से फेंका तो ये फिर इसके बाद ये गिर जाएगी, चाहे ट्रेन भले ही एक्सिलरेट क्यों ना कर रही हो। तो द मोमेंट दिस कप इज ड्रॉप्ड देयर इज नो फर्दर फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पे फोर्स लग रहा था तो ये एक्सिलरेट कर रही है, ट्रेन एक्सिलरेट कर रही है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट पर इसका जितनी वेलोसिटी इसने गेन कर ली जब तक इसके हाथ में था तब तक एक्सिलरेशन इस पे काम करता रहा। as soon as object is released from hand, no more horizontal force, उस पर कोई horizontal force नहीं एक्ट करेगा,
projectile force acts on it, it does not even carry the trace of memory of force, कि ये लग रहा था तो लगते रहना चाहिए, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब इसके पास ट्रेस ऑफ मेमोरी नहीं है कि पहले तो मैं एक्सिलरेट हो रहा था अब और हो जाऊं, नहीं, छोड़ दिया तो कोई भी, इट डज नॉट कैरी, जो मास है वो कैरी नहीं करता है, डज नॉट, इतना सुंदर सेंटेंस लिखा है, कैरी एनी ट्रेस ऑफ मेमोरी, छोड़ देने पे बस छोड़ दिया, ट्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है। सो इस तरीके से इस पर कोई ट्रेस ऑफ मेमोरी नहीं रहेगी, एंड ऑफ मेमोरी ऑफ फोर्स। अब मोमेंट एगो, एक क्षण पहले जो इस पे फोर्स कार्य कर रहा था उसकी भी इसके पास ट्रेस ऑफ मेमोरी नहीं रहेगी। अब मोमेंट एगो जैसा सेंटेंस लिखा है वही लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सेंटेंस है। A moment ago and it will fall under projectile motion under effect of gravity, it will fall like projectile under effect of gravity, effect of gravity, ये चीज है। तो अगर चाहे वो कुल्हड़ आपने बाहर फेंका हो या ट्रेन के अंदर भी फेंका होगा, ट्रेन के अंदर भी वो उसी तरीके से ही जाएगा, क्योंकि छोड़ देने के बाद, और अगर ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है तो आपने हो सकता है ट्रेन में वो छोड़ दिया और ट्रेन बड़ी तेजी से मूव कर जाए तो वो एब्रप्टली किसी के मुंह पे भी चाय चली जा सकती है। वैसे तो ट्रेन ऐसे एक्सीलरेट नहीं करती, जनरली एक ही स्पीड से चलती है, तो हम इस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाते, वरना नीचे गिरने से पहले ऐसा लग जाएगा आपको कि आप तो देखती हैं कि सिंपली ट्रेन एक स्पीड से चल रही है तो आप छोड़ती हैं तो वहीं पे मूंगफली का छिलका गिरता है कि नहीं, बोलो। तो जब तक तुम यहाँ पहुंचोगी तब तक ये नीचे गिरेगा तो तुमको लगेगा ये तो यहीं नीचे गिरा है, तुम्हारी ट्रेन भी तो आगे चली जाएगी कि नहीं। तो ऊपर बैठे वाले व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि हमने जो कुल्हड़ फेंकी है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आई है, लड़की यहाँ आ चुकी होगी, उसने देखा अरे हमने फेंका कुल्हड़ नीचे यहीं तो गिरा है, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति वो तो देख लेगा ना कि वहां से फेंका गया यहाँ आया, ये बाहर खड़े वाले व्यक्ति को अनुभव होगा ये प्रोजेक्टाइल है, वहां वाले को नहीं, क्योंकि वो तो आगे जब तक यहाँ पहुंचेगा तो ये सीधा गिरेगा, सोचेगा हमने छोड़ा देखो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, जब तक यहाँ आया तब तक ट्रेन आगे गई, तो बिल्कुल जब ये यहाँ पहुंचेगा तब ये यहाँ गिरेगी, तो उसे लगेगा कि नहीं सीधा गिरा है। पर उसके लिए जो यहाँ पर जो ये है, तो मतलब कि अब जैसे इस समय ट्रेन जो है 40 मीटर पर सेकंड से चल रही, तो जिस समय ये छोड़ा गया तो क्या लास्ट मूवमेंट की वेलोसिटी कैरी करेगा, वेलोसिटी रहेगी बट एक्सीलरेशन नहीं कैरी करेगा। कोई भी चीज आप किसी से कार से फेंक दो या कहीं से, तो जिस समय छोड़ोगी उस समय जो तुम्हारे हाथ की वेलोसिटी रहेगी क्या उस बॉल की भी वही वेलोसिटी है, और जस्ट ड्रॉप कर दो तो वो 40 मीटर तो रही ना उसके साथ, वो रेस्ट पे तो नहीं है ना, कार की हर चीज चल रही 40 से, तो जब छोड़ोगी तो ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि जैसे कहीं से किसी हाइट से कोई चीज 40 मीटर से फेंकी गई हो, तो वो ऐसे आती है कि नहीं, ये क्वेश्चन किया है। मेरा कहने का मतलब है लास्ट मोमेंट तक एक्सीलरेशन ने उसे जो वेलोसिटी दे दी उतनी तक वो ले पाया, वही उसकी किस्मत थी, उसके अगले सेकंड का एक्सीलरेशन वो ले पाएगा क्या, बोलो बात समझ में आ गई। अब पता चला हॉरिजॉन्टली नहीं गिरना चाहिए। और कुछ पूछो, डाउट क्लियर कर लिया करो, और पूछो कुछ तो हम बताएं, डाउट आने चाहिए, तेज बनना चाहिए, इतना ही था तो ठीक है। चलो अब इतनी बात हो गई, अब हम आगे की बात करेंगे एग्जाम्पल 5.2। नाउ एग्जाम्पल 5.2 देखिए, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद स्पीड एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक। तो ये 9th का क्वेश्चन फिर से आ गया
कि ये एक बुलेट है और हैवी वुडन प्लैंक में चली जाती है। अब हैवी वुडन प्लैंक में जाएगी तो कुछ ना कुछ अंदर जाएगी, और एंटर से हैवी स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, और यहाँ जाके रुक जाती है। इतना इसने छेद कर दिया है। सो दैट इज कितना चल के गई है, इट इज 60 मीटर ये चल के गई है। What is the average resistive force exerted by this? तो distance traveled is 0.6 meter, 60 centimeter, तो it is 0.6 मीटर हो गया। और जब वो अंदर गई तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 90 मीटर पर सेकंड। जब वो रुकी तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। बुलेट का मास कितना था, 0.04 kg ये है। और व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, F क्या होता है, ma होता है, A क्या होता है, V माइनस U बाई T होता है। इतनी बात होती है कि नहीं। तो टाइम तो नहीं दिया है हमें, तो टाइम चाहिए होगा, तो हम इसको कहीं ना कहीं से करें। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो V स्क्वायर क्या है, V 0 है, U कितना है 90 का स्क्वायर। एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन नहीं पता ना। अच्छा, S क्या है 0.6 है, तो माइनस 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो माइनस 90 इंटू 90, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.6, ये एक्सीलरेशन हो गया। तो 2 से काट लो 45, इसको बाकी 900 कर लो और 45 कर लो, और 6 से फिर से काट लो। तो 6 से काटोगी तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0 15 से मल्टीप्लाई करो, 45 15 चौको 60, 64। इतना एक्सेलरेशन हो गया। अब जबकि हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया तो हम क्यों ना एक्सेलरेशन क्या सीधी वैल्यू रख दें। अब हमें v और u की क्या जरूरत है, तो इट इज, और m भी रख दो, m कितना है 0.04, और a कितना है -6450। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, तो 18, 4 6 24, 25, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, तो कितना आ गया 270 आ गया। हमारा क्यों नहीं आया 270, कैसे आ गया, इनके में 6750 आ रहा है। फिर से करते हैं, 15 चौको 60, 15 अपना 75, ये 67 आया है। तो ये क्या होगा, अब 4 पंचे 20, 4 सत्ते 4 सत्ते 28, 4 छम 24, 24, 4 सत्ते 28, और 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 30, 4 छम 24, 278। तो 278 और निगेटिव भी आ गया, तो फोर्स कितना हो गया -278 न्यूटन हो गया। पीछे 278 आ रहा है, जरा मल्टीप्लाई तो करो इसको, कहाँ गड़बड़ हो रही है। चार 270 आ रहा है, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 30, 4 छंग 24, 24 और 3 तो 27 आ रहा है। ठीक है, 270 आ रहा है। चलो 270 आ गया, तो फोर्स समझ में आ गई बात क्या होता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 5.3। तो द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब बाय y क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यानी मान लो कोई चीज ऊपर से गिर रही हो तो y एक्सिस लोगे, है ना, y एक्सिस में ही तो लिया जाएगा अगर ऊपर से नीचे कोई चीज गिर रही होगी,
है बात कि नहीं। अब जरा देखो, तो इस पे फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है तो क्या 2 बार इसको हम वो कर दें, डिफ्रेंशिएट, तो 2 बार चेक करें क्या क्या चीज़ होती है। तो लेट अस फाइंड इट आउट। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, सो इधर लिखो डी वाई बाई डी टी, और उधर क्या लिखो डी बाई डी टी, और अंदर में क्या लिखोगी, ये ऐसा हम लोगों ने पहले किया हुआ है। और इसका करो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हो जाएगा यू टी और प्लस डी बाई डी टी और हाफ जी टी स्क्वायर। सो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी क्या कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। अब हम आपको सब लिखवा रहे हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएशन, अब हम फिर कैलकुलस में आने वाले हैं ना, तो मुझे बता दें आगे फिर फ़ायदा होगा। लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये अलजेब्रा हो गई। ये किसकी अलजेब्रा है, ये कैलकुलस की एक लिमिट की अलजेब्रा बताई थी पीछे, है ना, कि मास बाहर आ जाता है। अब ये है डिफ्रेंशिएशन की अलजेब्रा, अब आ गई। अब आगे क्या होगा कि जो भी चीज़ होती है कि स्केलर कम्स आउट फ्रॉम आउट डिफ्रेंशिएशन, तो डी टी बाई डी टी बाई डी टी तो वन ही हो जाएगा ना, कि टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होगा। और यहाँ हाफ बाहर आ गया, और ग्रेविटी भी तो 9.8 है, वो भी बाहर आ गई। और डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो ये u आ गया। और यहाँ क्या आ गया बताओ, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हाँ 2t, सो 2 से 2 कट गया, तो u प्लस जी टी आया। और ये क्या है, क्या ये वी वाई है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं हुई अलोंग वाई एक्सिस, बताओ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस, वो तो ठीक है, वाई एक्सिस तो लिखना हो लिख दो, अलोंग वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टी, ये तो जस्ट ऐसे लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डी बाई डी टी वी वाई, और डी बाई डी टी क्या u प्लस जी टी। अच्छा ये बात आपने देखी है, अगर यहाँ टी क्यूब होता तो टी क्यूब होने पर क्या होता, क्या एक्सीलरेशन सर्वाइव कर जाता 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। और ऐसे केस में क्या ये वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है, स्क्वायर तक में नहीं सर्वाइव करता। जरा देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी क्या होगा बताओ, क्या ये एक्सीलरेशन है वाई एक्सिस की ओर, और इसको अंदर लो तो डी बाई डी टी ऑफ यू, यू तो कांस्टेंट टर्म है, और डी बाई डी टी ऑफ जी टी, यू तो चला जाएगा, यू में बदलाव होगा ही नहीं टाइम के साथ। क्या यू टाइम के साथ बदलेगा, हैं, बदल ही नहीं सकता है, यू बदलेगा क्या, डी यू तो यू ही है, वो तो इनिशियल वेलोसिटी, क्या वो बदलेगा। और जी टी बाई जी टी, बोलो समझ में आई बात। कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मान के चल रहा है समझ में आ गई। इज इट ओके ना, दैट्स द सेम, ठीक है। अब देखो दैट इज न्यू कॉन्सेप्ट इज इम्पल्स, तो ये पूछा जा रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग, तो हमने ए निकाल लिया, तो फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन क्या हो गया, एम ए वाई, दैट इज एम जी हो गया कि नहीं। इफ ऑब्जेक्ट कोई भी नीचे गिर रहा है या कुछ भी है तो उसमें फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एम जी। इफ पार्टिकल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन then force acting on it is mg, which is the weight of object under gravity. If object is falling
ठीक है, वर्टिकली डाउन, और कुछ भी हो, राइजिंग भी हो सकता है, राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड, देन force acting on it, वो नीचे की तरफ ही काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू mg विच इज ऑल्सो कॉल्ड, जिसे क्या कहेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, और टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। देखो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि कोई भी चीज़ नीचे गिर रही है और सर तो ये सब कुछ प्लस प्लस ले रहे हैं, जी भी 9.8 होता है, मास भी, तो ये बात आपके मन में आ रही होगी, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है और ये ओरिजिन है, तो वो खुद ही डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव नहीं ले रहा है, वो नीचे को प्लस डायरेक्शन मान रहा है, ऊपर को माइनस, तो जैसे वो ले रहा है वही हम भी ले रहे हैं, यानी ग्रेविटी को नीचे को प्लस मान रहा है ना, ये तो लिखना देता कि y निगेटिव है या x निगेटिव है, बोलो, और फिर ये दोनों केसेस लेके चल रहा है, नीचे को प्लस एक्चुअली मान रहा है, वरना माइनस में आना चाहिए था कि नहीं फोर्स, उसी के में नहीं आ रहा है, समझ में आई बात कि नहीं। तो एक्चुअली ये काम किया गया, थोड़ा सा रेफरेंस का फर्क है। अभी तक हमने संवेग की चर्चा की, यानी मोमेंटम की, अब हम चर्चा करते हैं आवेग की, दैट इज इम्पल्स। जब कभी तुम दौड़ रही होती हो तब तुम्हें मोमेंटम होता है, और कभी अचानक तुम्हारी कोहनी या खट से ऐसे हाथ लग जाए तो यहाँ करंट आता है कि नहीं, और माइंड में जाता है, कोहनी ही लग जाए कहीं तो करंट नहीं फील किया कभी, एल्बो, तो वो करंट, ये जो मोमेंटस होता है ये माइक्रो एम्पियर और इससे कम अमाउंट का होता है, जो हमारे ब्रेन में जाता है और बता देता है कि चोट लगी, कोहनी हटा लो। वैसे तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, फिर भी तुरंत होता है, बाद में हम नोटिस कर लेते हैं कि ऐसा एक्शन हुआ है। सो इफ फोर्स इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इट। जैसे कि किसी भी बैट में एक बॉल आई और बॉल आके लग गई, तो ये बॉल जो इसमें लगी है बैट में, तो ये बॉल आई, इसको हिट किया, हिट करने के बाद वो इस पर दब गई, दब भी गई, और दब करने के बाद ये रीअसर्ट की, रीअसर्ट करने के बाद खुल गई और चली गई, ऐसा हुआ कि नहीं। कभी आपने ये देखा है कि जो बैडमिंटन की बॉल होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल दब जाती है, कभी वो देखा है ना, लॉन टेनिस वो लोग खेलते हैं तो रैकेट में कैसे दब जाती है मारने से पहले, हम दिखा देते हैं। बॉल pressed on racket, so यानी बिल्कुल इवन थोड़ी देर तक तो वो कंप्रेस भी रह रही है, समझ में आई बात कि नहीं, मारने के बाद तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, फिर वो रीअसर्ट कर जाएगी, है दबाने पे तो यही होता है ना लॉन टेनिस में। सो एक चीज और देखें, व्हेन टेनिस ball is hit on racket, according to Medium, a player must have control of his, so जब भी ये इसको हिट करती है तो हिट करने पर कुछ चीजें आप देखें कि ये बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है, पहली बात तो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद ये रीअसर्ट करेगी, क्या होगी कंप्रेस होने के बाद,
रीअसर्ट करेगी और फिर उसके बाद चल देगी. सो दिस ऑल हैपेंस विद ए बॉल. जब वो कंप्रेस होगी देन धीरे धीरे इसमें रीअसर्शन होगा और रीअसर्शन के बाद ये खुल जाएगी. तो ये हमारा कहने का मतलब है कि फोर्स कब लार्ज लगा. तीन अलग अलग केस हैं. एक है कि जब ये बॉल इस पर टच की, अभी आके टच ही की है, तब फोर्स लार्ज था कि. दूसरी चीज, जब ये इस पे कंप्रेस हो गई तब हाईएस्ट फोर्स है, और जब ये छूट के अब जाने वाली है तब हाईएस्ट फोर्स है. कब हाईएस्ट है बताओ. एक आई टच की है तब नहीं है, ये है. इट इज द मैक्सिमम इम्पैक्ट. ये इम्पैक्ट है. अब इससे जब रीअसर्ट करेगी, जैसे तुम एक स्प्रिंग को पूरा दबा दो, ये समझो एक स्प्रिंग है, तो तुम्हारे हाथ पे कब फोर्स लगेगा. वास्तव में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉलिक्यूल्स ही तो हैं जिनके बीच में एक तरीके का स्प्रिंग सिस्टम टाइप है. पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, पास आते हैं, दूर जाते हैं. तो इसमें आपने किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट किया तो उनकी स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं कर दिया, तो उछल के अपने शेप में आ जाएगी. कोई चीज़ क्यों रीअसर्ट करती है. हम इसे स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल मान सकते हैं. यानी एनी सॉलिड बॉलिड, जो कोई भी सॉलिड बॉडी है, उसे क्या माना जा सकता है कि वो स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल है, जिसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो सिर्फ अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं और ऑसिलेट करते रहते हैं, और उनको इस तरह से माना जा सकता है कि ये बिल्कुल स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल है. ऐसे होता है. समझ में आई बात आपको. और सभी पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट कर रहे हैं. दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस, जो हम कहते नहीं है कि एक तरीके का क्रिस्टलाइन लैटिस है. तो इस तरीके का मॉडल है. ऐसे ही बॉल भी है. कोई भी चीज़ नहीं तो रीअसर्ट कभी कर ही ना पाती. तो ये इधर है और इस तरह से अंदर भी है. तो अभी पूरा देखोगे तो फिर पूरे में स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल हो जाएगा. समझ में आई बात कि नहीं. बोलो. तो अब इस चीज में है तो कब ज्यादा प्रेशर लगेगा. जब इस बॉल को पूरी तरीके से दबा लोगी तब प्रेशर लगेगा, कि बीच की किसी स्थिति में जब छुएगी तब. ये है ना, पूरा दब जाए. सो ये क्या है, फोर्स इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एंड देन इट डिक्रीजेस. यानी अगर मैं इम्पल्स की बात करूं तो फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ये टाइम पीरियड के लिए. तो क्या इस फोर्स को निकालना आसान है. और टी है, और दिस टाइम स्पेन इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट. ये जो यहां से यहां तक का टाइम स्पेन, ये कैसा है, वेरी शॉर्ट. हो सकता है 0.02 सेकेंड में ये सब हो चुका हो. तो इम्पल्स के केस में क्या होता है, व्हेन फोर्स इज हाईली वेरिएबल and time of impact is very short, when force is variable, और larger variable भी, large भी लगता है ऐसे केस में, and time of impact या collision short, then neither of them can be calculated. इन्हें फिर कैलकुलेट करना संभव नहीं हो पाता है of them, क्योंकि एक ग्राफ ही मिल पाता है. can be calculated, यानी ना f को कैलकुलेट कर सकती हो, लेकिन f क्या होता है, f क्या डेल्टा p बाई डेल्टा t होता है, बताओ. तो हम यहाँ पर f इंटू डेल्टा टी कर लें तो क्या ये डेल्टा p हो जाएगा. और f डेल्टा t क्या है, क्या दिस इज m v माइनस u. बोलो. सो f डेल्टा t, it is called impulse, product of force and time interval during which force is applied is called impulse. Though it is ये ज़्यादातर उस केस में लिया जाता है जो वेरिएबल फोर्स है, लेकिन फिर भी इसके साथ वाली एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं. वो क्या है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन
मोमेंटम। हमें क्या लेना देना है कि कितनी तेजी से आई और कितनी देर तक लगी। हम तो ये जानते हैं कि कोई बॉल आई और बैट पे लगी और बैट्समैन ने इतनी तेजी से हिट किया, ये 100 ग्राम की बॉल थी और इधर आई और ये 20 मीटर पर सेकंड से आई, लेकिन इसने ऐसा इसे हिट कर दिया, उसी डायरेक्शन में हिट कर दिया, बॉलर की डायरेक्शन, तो ये वापस चली गई, ये 30 मीटर पर सेकंड से चली गई। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इम्पल्स। सो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इम्पल्स। So impulse is product of applied force and the time period for which force is applied, जितनी देर के लिए फोर्स अप्लाई किया गया। तो ये जो भी इम्पल्स है, इम्पल्स की ऐसी कोई आई से लिख दो तो लिख दो, वरना कोई कहीं दिखाता नहीं है कोई इम्पल्स का सिंबल। मैं आई लिख देता हूँ, आई इज इक्वल्स टू आई, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी ना लिखो, इम्पल्स लिखो। अभी आगे चल के अगले चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, तो इसे इम्पल्स लिखना ठीक है। इट इज एफ डेल्टा टी, और इसे क्या लिख सकते हैं, क्या डेल्टा पी? It is vector quantity which is equal to change in momentum. It acts along चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फोर्स में टी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इम्पल्स की डायरेक्शन बदल जाएगी? जहाँ फोर्स है वहीं इम्पल्स है, वहीं चेंज इन मोमेंटम है, तीनों साथ ही साथ तो हैं। बोलो। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर के प्रश्न पर आइए। फाइंड इम्पल्स कह रहा है, इम्पल्स पता करो। तो इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है? मैं थोड़ा ऐसे ही लिख दूं कि v माइनस यू और इनकी वैल्यू डाल दूं तो 0.1 kg है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? क्या प्लस 30? इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी? माइनस में बोलो, जब साइन बदला। ये देखना पड़ता है ना मोमेंटम में। पहले 9th में क्वेश्चन नहीं किए, इधर वाले को निगेटिव इधर वाले को पॉजिटिव, है ना? नहीं तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? तो क्या हो जाएगा? 0.1 और प्लस 30 और प्लस 20 क्या 50 हो गया? तो ये कितना हो जाएगा? क्या 5 kg मीटर पर सेकेंड? तो इसकी यूनिट क्या हुई? जो मोमेंटम की होगी वही तो होगी। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से बताएं। अच्छा, अब देखो, वाई एन एक्सपीरियंस्ड फील्डर, 9th का क्वेश्चन, ड्रॉज हिज हैंड्स बैकवर्ड when while taking कैच। जब वो कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है? while taking कैच। अब देखो कि अगर एक बैट्समैन है, सो वो अपने कभी भी कैच लेते समय क्या करता है कि हाथ को हमेशा पीछे खींचेगा while taking कैच। सो दैट इज वो अपने हाथ को ड्रॉ करेगा पीछे। सो ऐसे नहीं कि बॉल आ रही है तो
हाँ ये, चलो तो अब ये कैच लेते समय क्या करेगा कि यही हाथ है तो यहीं पे नहीं ले लेगा बॉल को, फिर थोड़ा सा और ड्रॉ करेगा पीछे, तो इसका हाथ फिर यहाँ आएगा, फिर और पीछे लेगा, जैसे जैसे बॉल इसके पास आती जाएगी अपना हाथ पीछे करेगा और यहाँ जाके फाइनली वो कैच को पकड़ेगा। बुक में ये बना हुआ है कि पेज नंबर पे देख लो कि ऐसा वो क्यों करता है, तो पेज नंबर 94 में। सो कीप ड्राइंग इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एफ डेल्टा टी क्या है, दैट इज डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या है, क्या एम वी माइनस यू, और किसी चीज को रोकने के लिए क्या वी को शून्य करना पड़ेगा, रुकनी है ना बॉल, रुकेगी नहीं तो कैच कैसे माना जाएगा, तो 0 माइनस यू, तो एफ डेल्टा टी। सो ये जो एफ डेल्टा टी ये एक तरीके का रजिस्टिव फोर्स है, बॉल को रोकना है तो अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज माइनस एम यू। सो फॉर सेम चेंज इन मोमेंटम इफ टाइम इज इंक्रीज देन लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गेट एक्सर्टेड। अगर बॉल आ रही है और 100 ग्राम की और ऐसे पकड़ोगे तो हाथ की हड्डी में चोट नहीं लग जाएगी, खट से पकड़ो, और एक है कि हाथ को पीछे कर करके पकड़ो, हाथ में लो, वो आसान है कि ये तुम्हें कोई पत्थर फेंके ऐसे पकड़ोगी पत्थर की पीछे से धीरे धीरे हाथ कैच लोगी, वो ज्यादा ठीक है ना। जैसे कई लोग ऊपर से ईंट फेंकते हैं मकान बनाते समय, तो क्या लेने वाला हाथ पीछे खींचता है कि वैसे ही बस झट से हाथ से पकड़ लेता है ईंट को। सो इफ टाइम है ना, टाइम पीरियड इज इंक्रीज्ड देन क्या होगा, लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सेम चेंज इन मोमेंटम, है बात कि नहीं, बोलो, ये बढ़ाओगी तो ये कम नहीं लगेगा, चेंज तो इतना करना ही पड़ेगा, बॉल तो रोकनी ही पड़ेगी फॉर सेम चेंज इन मोमेंटम। सो ऐसे में क्या होगा, सो जो स्किल्ड फील्डर है draws his hands backward while novice player, जो नौसिखिया खिलाड़ी अभी नया नया आया है, जो नोविस प्लेयर है, डज नॉट, वो हाथ पीछे नहीं खींचता है, ड्रॉज हैंड बैक्स, अगर वो हाथ पीछे नहीं खींचेगा तो क्या होगा, क्या बॉल कंप्रेस होगी और रीअसर्ट करने की भी कोशिश करेगी, बोलो बोलो, और ऐसे केस में उछल के उसके हाथ से दूर भी गिर सकती है, लूज हो जाएगा कैच। दो चीजें, एक तो उसने हड्डी अपनी तोड़ी हाथ की, तो हाथ की बोन्स तोड़ ली जो फिंगर्स की है, दूसरी चीज बॉल भी कैच भी मिस कर दिया, है बात कि नहीं। अभी हमने बैडमिंटन का नहीं दिखाया, टेनिस बॉल का, बॉल रीअसर्ट करेगी तो उछल के गिर जाएगी। सो इन दिस केस ही हैज टू अप्लाई लार्ज फोर्स ऑन अदर साइड, और दूसरी तरफ क्या होता है, विद एप्लीकेशन ऑफ लार्ज फोर्स क्या होता है, विद large force applied ball get compressed and reassert, get compressed and reasserts, and फिर क्या होता है, रीबाउंस होता है, वो बॉल क्या होगी, फिर से उछलेगी हाथ से, and rebounds and he loses catch। समझ में आ गई पूरी बात कि नहीं आ पाई, आ गई है तो अच्छी बात है, जब ये आना ही अच्छी बात होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने इम्पल्स देख लिया है। अब 5.4 एग्जाम्पल देखो,
सो व्हाट इज एग्जाम्पल 5.4 कहता है कि a batsman hits a ball in straight direction of bowler without changing its initial speed. 12 मीटर से आ रही थी और उधर ही वो फेंक देता है, बॉल 0.15 kg की है, तो बैट पे हिट की बॉल, और हिट करने के बाद क्या हो गई, पहले आ कितने से रही थी 12 मीटर पर सेकंड से, फिर जा कितने से रही है 12 मीटर पर सेकंड से, ये बॉल है। तो ये देखो, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या हुआ, क्या चेंज इन मोमेंटम, that is delta p, that is m delta v, that is m v minus u, that is क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी प्लस 12, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और 0.15 भी यहाँ लिख दो। पंद्रह दूनी 30, 36, 36 है, 3.6 हो गया। अच्छा, इम्पल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड होती है क्या, क्योंकि डेल्टा एफ टी, सो यूनिट ऑफ इम्पल्स एक और भी होती है, क्या होती है, न्यूटन सेकंड, क्योंकि इम्पल्स किसके इक्वल होता है, क्या एफ डेल्टा टी होता है, तो उससे भी तो एक यूनिट निकल के आएगी, न्यूटन सेकंड। बोलो इतना ही रखे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।